हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ हार्मोन एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स फ्रॉम द बुक अरुण कातन वॉल्यूम 2। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डील करना है व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमको स्टडी करना है अबाउट द ग्रोथ स्टेजेस, जो ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और सिंपली वी कैन से द फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की क्या फेजेस होती हैं। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इम्पॉर्टेंट जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, टोटल 5 प्लांट हार्मोन्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। और ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का सिंपल मतलब ये होता है किसी चीज़ में जब जो परमानेंट चेंजेस आ जाता है, लाइक उसकी साइज़ में, वॉल्यूम में, जब परमानेंट चेंज आ जाता है, इंक्रीज़ होता है साइज़। पहले साइज़ छोटा था, उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो साइज़ कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है, और वो साइज़ फिर थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट हो जाता है, यानी वो चेंज अब परमानेंट रहेगा। दैट इज़ रिफर्ड एज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज वाइटल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट अ परमानेंट चेंज इन एनी प्लांट और एनी पार्ट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। परमानेंट चेंजेस किसको लेके होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू साइज, फॉर्म, वेट एंड वॉल्यूम। यानी उसके जो साइज बढ़ गया है, फॉर्म्स चेंज हो गई हैं, वेट गेन हो गया है, लॉस हो गया है, जब वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है, बेसिकली जो चेंजेस हैं वो इंक्रीज ही होते हैं, यानी वी कैन से सिंपली इंक्रीज, इंक्रीमेंट ही होता है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ। मीन्स यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो चेंज है परमानेंट चेंज होता है, और ये परमानेंट चेंजेस जो होते हैं ये मे बी पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है ग्रोथ का। और ग्रोथ में जो होते हैं दो इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स आपको याद रखना, दैट इज़ ये वाइटल प्रोसेस जिसके दौरान परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। परमानेंट चेंजेस में आपको याद रखना है क्या क्या परमानेंट चेंजेस हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं साइज, फॉर्म या वेट, वॉल्यूम को लेके। इनके अंदर जो भी इंक्रीज होता है दैट इज रिफर्ड एज ग्रोथ। और ग्रोथ प्लांट्स में जो होती है वो दो तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन द प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो लोकेशन होती है वो 3 जगह होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई प्लांट का स्टेम है तो सबसे टॉप वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम टिश्यूज़, यानी जो होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ कहलाते हैं। दे आर रिफर्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, सबसे टॉप में रहते हैं। फिर मिडिल वाले पोर्शन में होता है हमारा इंटरकैलरी। ठीक है, और जो यहीं पे हमारे प्रेजेंट होते हैं लेटरल। तो इंटरकैलरी और यहाँ लेटरल्स। ठीक है, तो 3 तरह के डिविजन्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए, जबकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़। कोई भी टिश्यूज़ होता है, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यूज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है दैट फॉर्म्स टिश्यूज़। देन आफ्टर दैट इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की जो लंबाई होती है, स्टेम की ग्रोथ होती है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्राइमरी ग्रोथ है। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेरियस अपेंडेजेस। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है जैसे टिश्यूज़ बने, अब जैसे सेल था पहले सिंपल एक सेल था, सेल से गुच्छा बना, गुच्छे से टिश्यूज़ बन गया, टिश्यूज़ बहुत सारे मिलेंगे तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ कहलाएगा ऑर्गन। तो उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं टेम्पररी एपिकल मेरिस्टेम कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरे तरह के जो मेरिस्टेम कहलाते हैं वो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ये जनरली देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा बैम्बू और मिंट में। बैम्बू और मिंट का जो स्टेम की ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है उनकी वजह से वो ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। तो ये दो थे एपिकल और इंटरकैलरी, जो कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो दूसरी कैटेगरी है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का मेनली जो काम है प्लांट की थिकनेस को मेंटेन करने का काम होता है। थिकनेस या फिर दूसरे शब्द में बोलते हैं गिर्थ जो होती है प्लांट्स का,
जैसे प्लांट है तो उसकी जो गिर्थ होती है, ये जो चीज़ है, ये डायमीटर कह सकते हैं, सिंपल चौड़ाई जो होती है, इस चीज़ को मेंटेन करने का काम, थिकनेस को बरकरार रखने का काम जो होता है वो हमारे लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होता है। और ये हमारी जो ग्रोथ होती है थिकनेस वाली, ये सेकेंडरी ग्रोथ में कंसिडर होती है। लेंथ में जो इंक्रीज़ होगा वो प्राइमरी ग्रोथ में होगी, प्राइमरी ग्रोथ में कंसिडर होता है, और जो थिकनेस वाली जो ग्रोथ होती है वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ में कंसिडर होती है। तो ग्रोथ समझने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब सिंपली होता है फेज़ चेंज। इसको सिंपल भाषा में अगर बोलें, फेज़ चेंज, यानी एक फेज़ से जब दूसरे फेज़ में बदलाव होते हैं वो हमारा होता है डेवलपमेंट। ये एक तरह से कह सकते हैं ग्रोथ का ही एक तरह का रिजल्ट होता है। ग्रोथ का रिजल्ट निकल के जो आया, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का ही प्रोसेस है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रिजल्टेंट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का ही जो परिणाम निकल कर आता है वो डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट में मेन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। होता क्या है डिफरेंशिएशन, सिंपल है, पहले एक सेल था, सेल्स का बहुत सारे ग्रुप बने, एक सेल से 2 सेल्स 3-4 सेल कंबाइन हो गए, तो ये बन गया हमारा, पहले सेल था उसके बाद बना टिश्यूज़, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म एन ऑर्गन, ये ऑर्गन डेवलप करते हैं जिससे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब पहले स्ट्रक्चर कुछ और था, फिर स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। इसी को हमने बोला डिफरेंशिएशन या फिर डेवलपमेंट। अब हम पढ़ते हैं जो ग्रोथ होती है उसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो ग्रोथ का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, याद रखना सिग्मॉइड शेप का ग्राफ बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ब्रॉडली 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है सेल डिवीजन या फिर सेल फॉर्मेशन की। इसी स्टेज को हम बहुत फेमस नाम से जानते हैं, दैट इज़ लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। इस दौरान जो सेल होता है वो अपने आप को जस्ट एडजस्ट कर रहा होता है, न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है कि वो वहाँ पे डिवाइड हो सके। इस टाइम पे ग्रोथ रेट जो होता है थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि सेल एक न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ये हमारी होती है। दैन उसके बाद आती है हमारी एक्सपोनेंशियल में भी जो सेल की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होने लगती है बाद में आगे चल के। उसके बाद सेल इनलार्जमेंट होता है। सेल इनलार्जमेंट को ही हम लीनियर फेज बोलते हैं। फिर डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मैच्योरेशन। उसके बाद लास्ट में आती है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज को हम बोलते हैं ओल्ड एज, जो ओल्ड वाली फेज़ आ जाती है जब वो डेथ, उसके बाद डेथ वाली फेज़ आ जाती है, ठीक है। ये 3 होती हैं, बट ये 3 ज़्यादा कंसिडर नहीं की जाती। ज़्यादातर जो देखी गई हैं वो लैग फेज़, लैग, लॉग और सेनेसेंस वाली फेज़, ये वाली फेज़ को ही हम काउंट करते हैं। लैग फेज़ में क्या होता है, जैसे कि इनिशियल पीरियड जो होता है लैग फेज़ कहलाता है, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है ग्रोथ करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लैग फेज़। या फिर कह सकते हैं उसका जस्ट जो वेट है वो गेन होने लगता है, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ग्रोथ के लिए, एडजस्ट कर रहा है। उसके बाद लॉग फेज़ आती है, लॉग या जिसको हम लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं। इस टाइम पे जो ग्रोथ रेट होता है वो एकदम हाईएस्ट या पीक पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है। उसके बाद थर्ड फेज़ आती है जब ग्रोथ थोड़ी सी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो गई है, पहले जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी कम थी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज़ आई, लॉग में इंक्रीज़ हो गई, उसके बाद थोड़ी सी कांस्टेंट जैसी ग्रोथ हो जाएगी। फोर्थ फेज़ में क्या होता है कि अब जो ऑर्गेनिज्म वो मैच्योर हो चुका है, ग्रोथ पूरी हो चुकी है, मैंने जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो गई, अब ग्रोथ आगे और नहीं होगी, अब मैच्योरिटी करनी कंडीशन आ चुकी है। और फाइनल स्टेज में क्या होती है, सेनेसेंस हो जाती है। सेनेसेंस के बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये सिग्मॉइड शेप का ग्राफ जो है बनता है। याद रखना है, इस शेप को जो ग्राफ बन रहा है ये वाली शेप को ही हम सिग्मॉइड बोलते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, इस ग्राफ को समझते हैं, दैट इज़ डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ हमारी वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में हमारा है टाइम, यानी ड्यूरेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। इनिशियल जो हमारी फेज़ थी, ये वाली जो फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या होता है, डिवीजन जो होता है, जस्ट सेल डिवाइड करना शुरू करता है एक नया एनवायरनमेंट में, तो ग्रोथ अभी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। उसके बाद अब देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इस टाइम ड्यूरेशन में ग्रोथ कम थी, अब यहाँ से टाइम थोड़ा बढ़ गया है, अब टाइम बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है। और ये इंक्रीज़ जो ग्रोथ हो रही है इसी को हम बोलते हैं लॉग फेज़ या फिर एक्सपोनेंशियल फेज़। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद का जो फेज़ आता है यहाँ से यहाँ तक का, अब जो ग्रोथ थोड़ी कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद सेनेसेंस वाली जो ओल्ड एज वाली फेज़ आती है वो आ जाएगी। सेनेसेंस के बाद अगर आगे ये ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ग्रोथ जो है डिक्रीज़ हो जा रही है, डिक्रीजिंग पैटर्न शो होगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट में जाके जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, वो डेथ हो जाएगी। सेनेसेंस के बाद डेथ वाली स्टेज या डेथ वाली फेज़ आ जाती है। तो ये पूरा सिग्मोइड ग्राफ था, इसको हमने समझ लिया कौन सी फेज़ लॉग होती है, और ये पूरा का जो शेप है एस शेप होता है, यानी इसको हम सिग्मोइड शेप बोलते हैं। अब क्या हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं? यस, ग्रोथ को मेज़र करने के लिए वी हैव ऑक्सेनोमीटर या फिर क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ और ऑक्सेनोमीटर ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो कि ग्रोथ रेट को मेज़र कर सकते हैं प्लांट में। तो प्लांट की जो इम्पोर्टेंट याद रखनी ग्रोथ, वो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, उसके कारण पॉसिबल हो पाती है, इसलिए हम याद रख सकते हैं ऑक्सीजन से ऑक्सेनोमीटर। और दूसरा हमारा है क्रेसोग्राफ। तो ये दो हैं, ऑक्सेनोमीटर, क्रेसोग्राफ, याद रहेंगे कि प्लांट ग्रोथ को मेज़र करने का काम करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे मैं सब बंद कर जल्दी, अब और तो कहीं नहीं जाना, सिमरन तो नहीं आ रही। तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो मेन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली अगर देखें तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, जनरली फिजियोलॉजी लाइक प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, मिनरल कंटेंट कितना है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काउंट होते हैं। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं तो पहला हमारा फिजियोलॉजिकल हो गया, दूसरा हमारा हो गया एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर कैसा है, लाइट कैसी मिल रही है प्लांट को, ये सब हमारे काउंट होते हैं क्लाइमेट में। दूसरे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही हमारे दो आते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, और दूसरे नंबर पे आता है एडाफिक फैक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडाफिक फैक्टर? एडाफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो मेनली डील करते हैं, डील विद किससे, सॉइल कंडीशन से, मेनली डील विद द कंडीशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, लाइक सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल का टेम्परेचर कितना है, और सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, और जो भी वटएवर जो भी सॉइल की प्रॉपर्टी है, लाइक क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, इस तरह से जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल से, उनको हम बोलते हैं एडाफिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर ये हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर्स में काउंट होते हैं। और हमको जो डिटेल में समझना है वो हमको समझना है यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में मेन हमारे यहाँ पे दो काउंट होंगे, टेम्परेचर और दूसरा है लाइट। जो लाइट होती है यहाँ पे, लाइट का मतलब होता है सनलाइट से मतलब है। तो टेम्परेचर और सनलाइट यानी लाइट के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहले हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर की जो प्रॉपर रेंज होती है, लाइक प्लांट की जो ग्रोथ है 4 से 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वहाँ पे पॉसिबल हो पाती है, लेकिन जो कार्डिनल टेम्परेचर रहता है उसकी जो रेंज है वो 28 से 33 डिग्री सेल्सियस रहती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या लो है, उसका सीधा असर प्लांट की ग्रोथ में देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मानो एग्जांपल, जनरली रात के टाइम का जो टेम्परेचर होता है कंपैरेटिवली कम होता है दिन के मुकाबले। तो रात का जो कम टेम्परेचर होता है अगर बहुत कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है, प्लांट का जो रेस्पिरेशन रेट है वही घट जाएगा। और दिन के टाइम पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लो टेम्परेचर एट नाइट result in decrease the or reduce the rate of respiration, but during high temperature during daytime increase the photosynthesis and accumulation of synthase which in turns increase the growth। ठीक है, तो दिन में मौसम जनरली टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ने की वजह से ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होता है। यानी अगर टेम्परेचर बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा हाई रहे तो ग्रोथ हिंडर भी हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ स्टॉप भी हो सकती है।
बिकॉज ज़्यादा हाई टेम्परेचर में प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज भी कर सकते हैं अपने वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद हमको यहाँ पे देखना है ये दो कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर में क्या होगा और वेरी लो टेम्परेचर में क्या होगा। पहले हम बात कर लेते हैं वेरी हाई टेम्परेचर की। बहुत गर्म तापमान होगा तो क्या हो सकता है, अगर तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसकी वजह से प्लांट में हो सकती है हीट इंजरी। गर्मी के कारण से हीट इंजरी हो जाती है। हीट इंजरी में होता क्या है, जो भी कोई हमारा प्लांट हो, बिकॉज प्लांट एक लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग टिश्यूज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के जो सेल में प्रोटोप्लाज्म होती है, प्लांट में जो प्रोटोप्लाज्म होती है, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली उसमें कुछ पार्ट प्रोटीन का भी प्रेजेंट होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होती है वो प्रोटीन की बनी होती है कह सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये प्रोटोप्लाज्म का जो प्रोटीन है वो कोगुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी वो जब एक बार प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म बेकार हो जाएगी, डेड हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट के जो टिश्यूज़ है उनमें एक इंजरी हो जाएगी, दैट इज़ ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और इंजरी हाई टेम्परेचर की वजह से है, तो इसलिए इसका नाम हुआ है हीट इंजरी, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट क्या कर सकते हैं, हीट को रेजिस्ट करने का काम कर सकते हैं। कुछ प्लांट में कैपेसिटी होती है कि वो हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनमें हीट रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है। और ये हीट रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म उनमें डेवलप होता है उनके हाई शुगर कंटेंट से, बिकॉज बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इनमें शुगर कंटेंट हाई होता है। तो ये चीज़ क्या करती है, हीट को रेजिस्ट करने का काम करती है। प्लस थिक बार्क, अगर जो छाल होती है वो मोटी होगी, थिक होगी, तो ये चीज़ भी प्लांट के लिए बेनिफिशियल है कि वो प्लांट क्या कर सके, हीट इंजरी को रेजिस्ट कर सके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो हीट इंजरी हो जाती है। हीट इंजरी का मेन कारण क्या होता है, वहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म का प्रोटीन है वो कोगुलेट कर जाएगा, प्रोटोप्लाज्म मर जाएगा और प्लांट का जो टिश्यूज़ है वहाँ पर जो इंजरी हुई है वो हीट इंजरी कहलाती है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 का। नंबर 2 कंडीशन जो है वो हमारी दूसरी जस्ट इसका अपोजिट है, वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ठंडा तापमान अगर हो जाता है तो ग्रोथ कैसी होगी, तो ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली डेसिकेशन, दूसरा है चिलिंग इंजरी और एक होता है हमारी फ्रीजिंग इंजरी। देखो हाई टेम्परेचर में बस हमने एक पॉइंट पढ़ा था हीट इंजरी के बारे में, लेकिन लो टेम्परेचर में 3 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आता है डेसिकेशन। नाम से क्लियर है, डेसिकेशन का मतलब होता है पानी का जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा लॉस होगा, एब्जॉर्ब तो कम ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डेसिकेशन का मतलब होता है पेड़ जो होगा, पेड़ का जो सेल टिश्यूज़ या पेड़ का जो भी पार्ट है वो अपना वाटर को लॉस करेगा। क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हाई होगा। और प्लांट में जो वाटर का लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। प्लांट का जो लीफ सरफेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा दिन के टाइम जनरली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद पेड़ में जो भी पानी होगा वो यहाँ से पोर से चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में पानी बाहर निकलता रहेगा। पानी बाहर निकल रहा है यानी पानी लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और डेसिकेशन का जो फिनोमिना होता है वहाँ पे यही होता है, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी पेड़ जिस स्पीड से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो बहुत कम होगा, लेकिन प्लांट जिस रेट से पानी को लॉस कर रहा है वो वाला जो रेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसी को हम बोलते हैं डेसिकेशन। सिंपल था। अब कन्फ्यूज़न जो होती है वो यहाँ पे होती है चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी को लेके, ठीक है। चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी में हमें याद रखना है हर एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट पार्ट का जो भी हमारा प्लांट सेल है, प्लांट टिश्यूज़ है, वट एवर इट इज़, उसका एक प्रॉपर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर ही होता है एक तरह से, सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक वो रेंज होता है टेम्परेचर का जब कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो होता है फ्रीज वो हो जाता है, यानी वो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन यानी बर्फ़ का एक टुकड़ा यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और हर एक प्लांट का या कह सकते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वेरी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास बनाना है तो बनाना का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा, और कोई दूसरी कमोडिटी है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। मिल्क है, मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसी का फिक्स नहीं होता, सबका वेरी करता है, मतलब कम्युनिटी टू कमोडिटी वेरी करता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब मेन यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर कोई प्लांट
टिश्यूज़ हमने फ्रीजिंग इंजरी से ऊपर वाले टेम्परेचर में सेट करा है या फ्रीजिंग इंजरी के बिलो टेम्परेचर पे सेट करा है, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी की। पहले हम डील करेंगे व्हाट इज चिलिंग इंजरी। द प्लांट ऑफ द हॉट क्लाइमेट आर एक्सपोज टू लो टेम्परेचर। कोई गर्म मौसम का पेड़ है, उसको हमने सडनली लो टेम्परेचर में लगा दिया, ठीक है, बट याद रखिए कंडीशन कैसी, अबव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के अबव और फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो, दो कंडीशन याद रखनी है। हमारा बीच में फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से अबव की कंडीशन यानी टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर का है, सपोज हमारे पास जो एक कमोडिटी है, एग्जाम्पल है बनाना, केला, ठीक है, केले का जो फ्रीजिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल वो है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हमने बनाना को 0 से ऊपर के टेम्परेचर पे रखा है यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा है, फॉर एग्जांपल इट मे बी 5 to 10 डिग्री सपोज, ठीक है, अगर हमने इतने टेम्परेचर पे बनाना रखा है तो बनाना में चांसेस है कि चिलिंग इंजरी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है चिलिंग इंजरी का टेम्परेचर कैसा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव, फ्रीजिंग पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट अगर लेट सपोज बनाना का 0 है तो 0 से ज़्यादा का टेम्परेचर में अगर हमने बनाना रख दिया है 5 to 10, 0 से ज़्यादा ही है, उस टेम्परेचर में बनाना रखा तो डेफिनेटली बनाना में चिलिंग इंजरी होने के चांसेस हैं, और यही चीज़ कहलाती है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पे अगर रखोगे तो हो सकती है चिलिंग इंजरी। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमने बनाना को 0 से कम के टेम्परेचर पे रख दिया यानी फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो, ये कंडीशन है बिलो वाली, और ये ऊपर वाली कंडीशन थी अबव। फ्रीजिंग पॉइंट के अबव चिलिंग इंजरी हो सकती है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो क्या हो सकता है, फ्रीजिंग इंजरी। अगर बनाना का ऑप्टिमम फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन हमने उसको बिलो 0 में कर दिया, यानी फॉर एग्जांपल उसको हम ले गए -1 से -5 डिग्री सेल्सियस में रख दिया, तो चांसेस हैं फ्रीजिंग इंजरी होने के। तो ये डिफरेंस है बेसिक सा फ्रीजिंग इंजरी और चिलिंग इंजरी के बीच का, कि किस टेम्परेचर पे कौन सी इंजरी होती है। तो ध्यान रखना है अबव फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो चिलिंग इंजरी, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जब होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग इंजरी। ओके, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। अब हमको अब यहाँ पे भी फ्रीजिंग इंजरी में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी प्लांट का सेल सैप होता है उसके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो बेसिकली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या करता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर को, क्योंकि फ्रीजिंग इंजरी होती है फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम में, तो ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है ये हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट को आने मतलब नीचे नहीं होने देता, फ्रीजिंग पॉइंट को बिलो नहीं जाने देता, हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन रखता है कि फ्रीजिंग पॉइंट की कंडीशन ही रहे और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाए वाली कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर है तो प्लांट्स में जो रेजिस्टेंस है फ्रीजिंग के लिए वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और इन प्लांट्स को ही हम क्या बोलते हैं, हार्डीनेस, यानी ये हार्डीनेस डेवलप हो जाता है। तो इस तरह के प्लांट्स को क्या कर सकते हैं हम, एक तो क्या होता है कि सच फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस नेचर ऑफ प्लांट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक तो पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देंगे एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का जो अमाउंट है उसको लॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि सेल सैप में वाटर प्रेजेंट रहेगा तो वाटर की वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो डेवलप रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा लो रहेगा। तो ये होता है टेम्परेचर में हमने देखा, टेम्परेचर में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर डिस्कस करा है। अब डिस्कस करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर कर सकती हैं। तो लाइट में 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस इंटेंसिटी की लाइट है, लाइक बहुत तेज़ रोशनी है या हल्की रोशनी है, या मतलब कह सकते हैं वीक इंटेंसिटी है या फिर वेरी वीक है या फिर हाई इंटेंसिटी की लाइट है। लाइट की क्वालिटी कैसी है, आपको पता होगा सन से जो रेज़ निकलते हैं उसमें बहुत सारी रेज़ होती हैं, तो बेसिकली जो विजिबल रीजन है वो उस क्वालिटी की लाइट ही प्लांट के लिए सबसे अच्छी होती है। और विजिबल में भी कौन सी कलर की लाइट है, उसके बाद ड्यूरेशन, लाइट कितने समय के लिए प्लांट में पड़ रही है, इसको हम सिंपली बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ड्यूरेशन यानी कितने समय के लिए, तो फोटो मीन्स लाइट और ड्यूरेशन, ठीक है, यानी पीरियडिज्म, फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी में सबसे पहले हमारी बनती कैटेगरी वीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट बहुत ज़्यादा हल्की है
हल्की लाइट होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। सीधा सीधा कह सकते हैं हल्की लाइट इंटेंसिटी में प्लांट का जो इंटरनोड होती है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, प्लांट्स की इंटरनोड लेंथ कम हो जाएगी, यानी प्लांट्स इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। इंटरनोड क्या होती है, एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये रही, ठीक है, ये हमारी नोड्स कहलाते हैं, जहाँ से पत्ते निकलते हैं, दो नोड्स के बीच के स्पेस होता है इंटरनोड। तो यानी ये स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। अगर ये स्पेस अगर कम हो गया तो इमेजिन प्लांट कैसे दिखेगा, वन लीव इज़ देयर एंड अनदर लीव इज़ देयर। अब ये नोड का जो लेंथ है इतना हो गया, यानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो प्लांट छोटा दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा। और यहाँ पे क्या होता है, वीक लाइट इंटेंसिटी, इंटरनोड लेंथ छोटी हो जाती है, लेकिन प्लांट्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी पत्तों वाली जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी प्लांट का पूरा पत्ता भरा हुआ दिखेगा और छोटा दिखेगा। ये कंडीशन होती है वीक इंटेंसिटी की, यानी इंटेंसिटी में पहली कंडीशन थी वीक लाइट इंटेंसिटी की। दूसरी कंडीशन है वेरी वीक, पहले हमने पढ़ी वीक, अब पढ़ेंगे वेरी वीक, यानी इंटेंसिटी जो है लाइट की बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। बहुत लाइट कम होगी तो प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो सफ़र कर सकती है, यानी प्लांट्स की हाइट छोटी हो जाएगी, प्लस प्लांट में जो लीव्स की ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी, और कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ओवरऑल ग्रोथ प्लांट की रुक जाएगी, रिड्यूस होने लगी वेरी वीक में। वीक में तो क्या था कि प्लांट छोटा हो जाएगा, पत्ते तो ग्रो कर रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन वेरी वीक में तो पत्ते भी ग्रो नहीं करेंगे, पूरी की पूरी ओवरऑल ग्रोथ पे ही असर पड़ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी तीसरी, वेरी हाई इंटेंसिटी की। अगर रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है तब क्या हो सकता है, रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन रोशनी बहुत तेज़ है यानी सनलाइट बहुत अगर तेज़ है तो प्लांट अपना वाटर लॉस भी बढ़ा देंगे, क्योंकि बाहर से सन बहुत गर्मी देगा तो प्लांट का सारा पानी बाहर निकलता रहेगा, यानी अभी हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन होगा तो प्लांट का वाटर लॉस होगा, तो प्लांट का वाटर लॉस हो रहा है तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेंसिटी के बारे में कि इंटेंसिटी से क्या हो सकता है। अब हम बात कर रहे थे क्वालिटी के बारे में, लाइट किस क्वालिटी की होनी चाहिए। ब्लू वॉयलेट लाइट इन्हांस द इंटरनोड ग्रोथ। अगर लाइट की क्वालिटी ब्लू ब्लैक है, ब्लू ब्लैक नहीं, ब्लू और वॉयलेट है, ठीक है, रेनबो बनता है ना विबगॉर, उसमें ब्लू और वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है वो इंटरनोड ग्रोथ को बढ़ाती है। अगर हम बात करें ग्रीन रंग की लाइट का, तो आपको पता होगा पत्ते खुद ही ग्रीन रंग के होते हैं, और ग्रीन रंग की लाइट डालोगे तो उसका कुछ असर होगा नहीं। तो ग्रीन रंग की लाइट क्या करती है, लीव्स के एक्सपेंशन को घटा देती है। जैसे लीव का एक्सपेंशन का मतलब लीव्स का कितना फैलाव होना चाहिए, अभी लीव इतनी बड़ी थी, अगर ग्रीन लाइट डालोगे तो लीव्स का साइज़ जो है एक्सपेंशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेड लाइट की। अगर रेड लाइट है तो क्या होगा, रेड लाइट है तो बहुत अच्छा होगा, प्लांट को उससे फ़ायदा होगा, बिकॉज रेड लाइट जो है प्लांट की फेवरेट लाइट है। रेड लाइट में प्लांट्स अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेबल लाइट क्वालिटी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी विजिबल रीजन की लाइट है जिसमें प्लांट की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है रेड लाइट, उसके बाद आती है हमारी ब्लू लाइट, और सबसे कम ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो तो ग्रीन रंग की लाइट में देखने को मिलती है। आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, पत्ता भी ग्रीन है और लाइट भी अगर ग्रीन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट जो यील्ड है वो घटेगी, बिकॉज ग्रीन रंग की लाइट में प्लांट की जो ग्रोथ का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेकार होता है। ग्रीन रंग की लाइट में कुछ अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, इनफैक्ट जहाँ पे जो ग्रोथ है वो रिड्यूस ही होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। पहले हमने डिस्कस करा उसकी इंटेंसिटी, फिर क्वालिटी, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन। अगर लाइट का ड्यूरेशन है वो कितने टाइम का होना चाहिए, उसका प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें क्या रोल होता है। तो प्लांट्स का जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस फिनोमेनन इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। ये प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को भी मेंटेन करता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट कॉज लग्जरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ। अगर लंबे समय से यानी लॉन्ग ड्यूरेशन की लाइट प्लांट को मिल रही है तो पत्तों में यानी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं ग्रेनर और को वर्कर्स, उन्होंने ये देखा कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये सिंपली लाइट ड्यूरेशन, यानी जितनी ज़्यादा देर तक प्लांट लाइट में रहता है उतनी ही ज़्यादा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब सिंपली पत्तों की ग्रोथ होना, ठीक है। तो ये गार्नर और उनके साइंटिस्ट जो थे, उनकी टीममेट्स ने, ये साइंटिस्ट ने फाइंड करा, ऑब्जर्व करा कि लाइट ड्यूरेशन जो है सीधा सीधा प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को असर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो फैक्टर्स थे हमारे, टेम्परेचर और लाइट, ये दो हमने समझ लिए हैं। अब आगे मूव करते हैं उसके
पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमको इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन पढ़ने हैं वो होते क्या हैं। हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ को करने के लिए, लेकिन जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, इन दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जिनको बोलते हैं, जिनको हम क्योंकि प्लांट में पाए जाते हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे एक शब्द यूज़ करते हैं, एक टर्म है फाइटो हार्मोन। प्लांट्स में है तो फाइटो, क्योंकि फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट्स, पेड़ पौधे। तो ये हार्मोन होते हैं, ये तो प्लांट्स के अंदर नेचुरली बनते हैं, दे अकर इन द प्लांट्स नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से बनते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं इनको हम पीजीआर बोलते हैं, ये जो होते हैं प्लांट्स में नेचुरली तो बनते ही हैं, बट साथ में हम भी इनको तैयार कर सकते हैं, यानी मैनमेड भी होते हैं, ये मैनमेड भी होते हैं, हम हमारे द्वारा, इंसान के द्वारा भी बनाए जाते हैं। और जो चीज़ मैनमेड होती है दैट इज मीन्स उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लांट हार्मोन तो पेड़ के अंदर नेचुरली बन रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस, बट जो पीजीआर होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये नेचुरल के साथ साथ हम आर्टिफिशियली लैब्स में तैयार कर सकते हैं, यानी सिंथेटिक नेचर के होते हैं। अब ये होते क्या, एक बार इनकी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस जनरली इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। अभी हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो प्लांट का जो मेरिस्टेम वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ये प्लांट हार्मोन बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड ट्रांसलोकेटेड टूवर्ड्स द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पेड़ का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, सपोज ये प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे प्लांट हार्मोन बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ बन रहा है ऑक्सिन, ऑक्सिन यहाँ बन गया एक हार्मोन है। अब जैसे इंसानों में होता है हार्मोन बनता कहीं है और फिर ये कहीं जाके अपने टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे एक्शन स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स में भी वही ऑक्सिन बन गया, उसके बाद ही ट्रांसलोकेट हो जाएगा दूसरे लोकेशंस में और अपने जो भी इसको एक्शन करना होता है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं प्लांट हार्मोन, और हार्मोन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में भी अपना असर, मतलब ये बहुत बड़ा असर जो है, बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करके जाते हैं। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी आवश्यकता होती है, और इनको हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो फाइटो हार्मोन शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था, थिमन ने दिया था, याद ना, दिस इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और नेम ऑफ द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म फाइटो हार्मोन्स। पेड़ों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन बोला जाता है, और ये टर्म दिया था सबसे पहले थिमन ने 1948 में। बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर की, तो ये क्या होते हैं, ये मेनली प्लांट्स में प्राकृतिक पाए जाते हैं, साथ में ये सिंथेटिक भी बन सकते हैं, यानी इसको हम खुद बना सकते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, अदर देन न्यूट्रिएंट के अलावा जो भी हम बनाते हैं पीजीआर, ये भी बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, सेम है। अब ये जो होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब है ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, और इनहिबिट करना मतलब है प्लांट की ग्रोथ को रोक देना, स्टॉप करना, कम्प्लीटली स्टॉप करना मतलब इनहिबिट करना। इसी कारण ये दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रमोटर जो हैं ग्रोथ को डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे। टोटल प्लांट के 5 हार्मोन होते हैं, टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से 3 हमारे जो होते हैं प्रमोटर्स होते हैं, बाकी बचे हुए 2 जो हैं वो इनहिबिटर हैं। 3 कौन कौन से हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ को बढ़ाता है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ को बढ़ाता और साइटोकाइनिन भी ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो तीनों हमारे ग्रोथ प्रमोटर हो गए। बात करते हैं इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर कौन होते हैं, इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, और वी कैन से स्टॉप कर दें, कम्प्लीटली स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। पेड़ की जो ग्रोथ है पूरी तरह से कम्प्लीटली रोकने का काम करेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन आते हैं, ABA जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में ABA बोलते हैं, और दूसरा है हमारा इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन जो है ये बेसिकली एक गैसियस हार्मोन है। बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि प्लांट का कौन सा इकलौता ओनली गैसियस हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन। इसके बाद 1 बाय 1 हमको डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनके बारे में डिटेल पढ़नी है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ रिटार्डेंट में क्या फ़र्क होता है। दोनों का काम ग्रोथ को रोकना ही होता है, ग्रोथ रिटार्डेंट भी ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी ग्रोथ को रोकता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, और वो क्या अंतर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।